सुरक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने पारंपरिक धारणा की बात की। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा आप याद रखेंगे, याद होगा आपको, अध्याय के प्रारंभ में मैंने बताया था कि पारंपरिक धारणा से तात्पर्य है पुराने तरह के युद्ध जो सीमाओं के लिए होते थे, सीमाओं की रक्षा के लिए होते थे। अब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें। सीमांत सुरक्षा से हटकर आंतरिक सुरक्षा में पारंपरिक सुरक्षा का क्या संबंध है? आंतरिक सुरक्षा जो है वह पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। मुख्य रूप से अच्छी अर्थव्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, आंतरिक शांति, ये सब तत्व आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा जो है वो इन बिंदुओं पर निर्भर है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा की तुलना में बाहरी सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा में ऐसे तत्व जो खलल पहुंचा रहे हैं शांति में, उन्हें देश की सरकार नियंत्रित कर सकती है, वो उसके हाथ में है। उस शक्ति की सीमा भी देश की सरकार के हाथ में है। लेकिन यदि बाहरी सुरक्षा की बात करें, बाहर से जब हमले होते हैं तो उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। उन्हें केवल हम रोक सकते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं, और इसलिए बाहरी सुरक्षा की समस्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यदि बाहरी सुरक्षा मजबूत नहीं, यदि हमारी सीमाएं पोरस हैं जहाँ से शत्रु फौज घुस सकती है, तो अंदरूनी सुरक्षा बेमानी रहेगा। बाहरी सुरक्षा के मजबूत हुए बिना बाहरी सुरक्षा या अंदरूनी सुरक्षा की बात करना व्यर्थ है। जब भी किसी देश की आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर पड़ती है तो क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा के कमज़ोर पड़ने पर गृह युद्ध की संभावना होती है, जिसे हम सिविल वॉर कहते हैं। आंतरिक कलह की संभावना रहती है और कुछ अंदरूनी समस्याएं पैदा होती हैं। जब ऐसा होता है और सीमा कमज़ोर है तो पड़ोसी राष्ट्र या शत्रु राष्ट्र आंतरिक अस्थिरता के मद्देनज़र फ़ायदा उठाते हैं और हमला कर बैठते हैं। जब गृह युद्ध जैसी स्थिति हो तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि शत्रु राष्ट्र या पड़ोसी राष्ट्र इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण यदि नहीं करते तो कम से कम छद्म रूप से वे देश को परेशान करते हैं, चाहे वे कबायली फौज के रूप में हो, जैसा पाकिस्तान ने भारत के साथ 1947 में किया था, ये छद्म युद्ध कहलाता है, चाहे हथियारों के रूप में हो, जैसे तालिबानी फौज को अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए थे रूस से लड़ने के लिए। स्वयं तो लड़ाई में सामने नहीं आया, लेकिन हथियारों की सप्लाई करते रहा। और वो संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारी क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सीमाएं थी वो सुरक्षित नहीं थी, पोरस थी, कई जगह रास्ते खुले थे। तो कहने का तात्पर्य है कि आंतरिक सुरक्षा की तुलना में बाहरी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है परंपरागत सुरक्षा के मामले में, और इसका कारण बता दिया। लेकिन इस पर और यदि हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि पहला बिंदु, दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरे, संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरे, शांति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरे और एकीकृत रहे, अर्थात अपने को अंदर से भी बड़ा मजबूत किया था, चाहे वो अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो। और इनकी महाशक्ति बनने के पीछे की सफलता की यदि बात करें कारणों की, तो एक कारण ये भी था कि अंदरूनी रूप से ये लोग बड़े मजबूत थे। बाहरी सुरक्षा को ज़्यादा क्यों महत्व दिया जाता है, इसके लिए दूसरा कारण है कि पश्चिम के जो अधिकतर देश हैं उनके सामने अपनी सीमा के अंदर बसें,
जो समूह, बसे हुए जो समूह हैं या जो वर्ग हैं या समुदाय हैं, उनसे इनको कोई चुनौती नहीं मिली। सभी लोग राष्ट्रवाद की भावना से एक तरीके से व्यापक रूप से जुड़े हुए थे उन राष्ट्रों के साथ। तो सीमा में रहने वाले लोग शांतिप्रिय थे, सीमा में रहने वाले समुदाय, नागरिक इन पश्चिमी देशों में अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और इसलिए आंतरिक सुरक्षा के मामले में किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं था। तीसरी बात, तीसरा कारण बाहरी सुरक्षा को ज़्यादा अहमियत देने का कि शीत युद्ध के काल में अर्थात 1945 से 90 के बीच ये देखा गया कि अमेरिका के नेतृत्व में जो सैन्य संगठन बना था जिसका नाम था नाटो, ये सैन्य संगठन सोवियत संघ के सैन्य संगठन से ईर्ष्या करता था। सोवियत संघ का सैन्य संगठन क्या कहलाता था? वॉरसॉ पैक्ट। पोलैंड की राजधानी वॉरसॉ में उसका हेड ऑफिस था, इसलिए इसका नाम ही हो गया वॉरसॉ पैक्ट। पैक्ट यानी संधि। तो इस प्रकार ये दो जो महाशक्तियों के जो दो खेमे थे, दो गुट थे, इनके बीच में एक सैन्य प्रतिस्पर्धा चलती है। हर दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, युद्ध के बल पर नहीं बल्कि अपनी शक्ति के बल पर, अपनी ताकत के प्रदर्शन के बल पर। इस कारण जो विभिन्न देशों में सीमा पार के खतरों पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि हमेशा ये भय बना रहा कि इन महाशक्तियों के जो गुट बने हैं, सैन्य संगठन बने हैं, ये पता नहीं कब सीमा पे हमला कर बैठें, अकारण ही हमला कर बैठें। तो ऐसी स्थिति में हमें तैयार रहना होगा। ये तैयारी की जो बात थी उसने बाहरी सुरक्षा को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। और तैयारी किसके खिलाफ? तथाकथित संभावित आक्रमणों के खिलाफ, जो या तो वॉरसॉ पैक्ट के देश कर सकते थे या नाटो के देश कर सकते थे। तो इसलिए बाहरी सीमाओं की रक्षा का मामला ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। चौथा कारण, यूरोप के शक्तिशाली देश जो थे, जो पश्चिमी यूरोप का हिस्सा हैं, यहाँ आप देख रहे हैं वही देश जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस। ये देश उपनिवेशों की जनता के खून खराबे से परेशान थे। उपनिवेशों की जनता की खून खराबे से परेशान, ये लोग किसी भी हालत में स्वतंत्र होना चाहते थे। सन 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम में और 1960 के दशक में ब्रिटेन को कीनिया में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा, बहुत खून खराबा हुआ। आगे की यदि बात करें तो वियतनाम में तो अमेरिका की हालत बहुत ख़राब हो गई। अमेरिका जो वियतनाम पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, दोनों वियतनाम को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। शीत युद्ध के काल में अमेरिका को हम मुंह की खानी पड़ी और लंबे काल की लड़ाई के का निष्परिणाम क्या रहा? अमेरिका की एक तरीके से पराजय, और चुपचाप अमेरिका अपनी फौज के साथ वापस चला गया, अर्थात एक तरीके से हार स्वीकार की। कहने का मतलब ये है कि खून खराबे से भी ये देश परेशान थे और इसलिए वो सीमाओं को अपना सुरक्षित रखना चाहते थे। आंतरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो तीसरी दुनिया के देश और विकसित देशों की जनता के सामने जो खतरे हैं उनमें अंतर है। तीसरी दुनिया के देश का अर्थ मतलब 2/3 से ज़्यादा देश विश्व के, और विकसित देश अर्थात जिनकी संख्या बहुत कम है। पर दोनों में जो अंतर है खतरों के बारे में, वो अलग अलग हैं। विकसित देशों के सामने किसी अन्य तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, तीसरी दुनिया के देशों के सामने अस्तित्व का खतरा तो है ही, इसके अलावा उनके खतरों की श्रृंखला कुछ दूसरी है।
यदि हम तीसरी दुनिया की बात करते हैं तो मूल रूप से तीसरी दुनिया से तात्पर्य है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश। विशेषकर अफ्रीका के देशों की संख्या देखिए कितनी ज़्यादा है। लैटिन अमेरिका अर्थात दक्षिण अमेरिका और एशिया। यूरोप उसमें शामिल नहीं है, अमेरिका शामिल नहीं है और ऑस्ट्रेलिया उसमें नहीं है, क्योंकि ये लोग विकसित देशों की श्रेणी में हैं। ये विकासशील देश जो हैं नवोदित राष्ट्र थे, गुलामी की दास्तान से निकले थे, तो इसलिए निर्धन भी बहुत थे। उनका अपना स्वयं का कुछ आर्थिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा नहीं था और पुराने विचारों के इनका जीवन शैली थी, तो इनकी समस्याएं कुछ और थीं। अभी अभी ये देश जो थे उपनिवेशवाद के चंगुल से, साम्राज्यवाद के चंगुल से आज़ाद हुए थे। इन नवोदित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में, उसके बनाम विकसित देशों के खतरों में मूल अंतर ये है कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं, पहली दुनिया तो अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया ये वाले देश जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, नवोदित राष्ट्र। तो इनका मूल अंतर दोनों में क्या है कि तीसरी दुनिया के देशों को अपने पड़ोसी देशों के सैन्य हमले की हमेशा शंका, हमेशा ये बात का भय सताता रहता है कि इतनी मुश्किल से जो हमें स्वतंत्रता मिली है, संभवतः पड़ोसी राष्ट्र की उस पर नज़र है और वो किसी भी क्षण हमला कर सकता है। ये भय उन्हें हमेशा बना रहा और भय का कारण भी है। बहुत कई दशकों तक ये लोग गुलाम रहे, इनके आर्थिक संसाधनों का शोषण होता रहा, बड़ी मुश्किल से ये राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं। और इसमें से बहुत से देश इसलिए स्वतंत्र नहीं हुए कि उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों को पराजित किया, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उस दौर में साम्राज्यवादी देश स्वयं भी बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे थे और इसलिए वो इन उपनिवेशों को छोड़ना चाहते थे। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका था इन नवोदित देशों द्वारा अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने का, और इसलिए ये लोग सीमाओं पर विशेष ध्यान दे रहे थे। इन्हें हमेशा इस बात का डर था कि कहीं बड़ी मुश्किल से मिली ये स्वतंत्रता हम खो ना बैठें। दूसरी ओर विकसित देशों की ऐसी कोई समस्या नहीं थी, किसी तरह के हमले किए स्वयं इतने ताकतवर थे, इतने शक्तिशाली हो चले थे, आणविक शस्त्रों से लैस हो चले थे कि कोई अन्य राष्ट्र हिम्मत नहीं कर सकता था इन पर हमला करने का। तीसरी दुनिया के जो देश हैं इनमें आतंकवाद का भी हमेशा भय रहा। इन्हें हमेशा डर रहा कि आतंकवादी शक्तियां इनके देश के अंदर आकर हमला कर बैठेंगी। बहुत से तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक अस्थिरता भी रही है, स्थायी सरकारें नहीं बन पाई हैं, राज्याध्यक्ष जब तब बदलते रहे हैं, गृह युद्ध की स्थितियां बहुत जगह निर्मित हुई हैं और इस गृह युद्ध की आग को भड़काने में बहुत जगह तो विकसित देशों का ही हाथ है। वे नए तरीके से शतरंज का खेल इन देशों में खेलना चाहते हैं और इन देशों को मोहरे के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। राजनीतिक अस्थिरता के भी कारण हैं, क्योंकि इन देशों में कभी भी किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। विदेशी ताकतें थीं जो वहाँ पे सत्तासीन थीं और ये लोग सब गुलाम थे। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था के अनुभव की कमी राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण थी इन देशों में, और इस अस्थिरता का फायदा पड़ोसी राष्ट्र आक्रमण करके ना ले लें, आक्रमण करके ना उठाएं, इसलिए सीमाओं की रक्षा बहुत ज़रूरी थी, सेना पे खर्च करना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा कुछ और कारण भी था अंतर का।
इन देशों के भीतर ऐसा देखा गया कि अलगाववादी शक्तियां भी जब तब अपना सिर उठा रही थीं। अलगाववादी शक्तियों के मायने ये हैं कि जब ये राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं तो जो समाज का विभिन्न वर्ग था, वह वर्ग सत्ता लोलुपता के मद्देनज़र किसी भी कीमत पर सत्ता को हथियाना चाहता था। उसे मालूम था कि सत्ता के मायने क्या हैं। परिणाम क्या होता है कि बहुत बार इन वर्गों के बीच में देश के अंदर ही आंतरिक समस्या खड़ी हो जाती है, गृह युद्ध हो जाता। और कई बार गृह युद्ध को भड़काने में विदेशी ताकतें परोक्ष रूप से ही सही जिम्मेदार रहती हैं। विकसित देश वे अपना फ़ायदा वहाँ देखते हुए प्रयासरत रहीं कि इन देशों में सरकारें अस्थायी रहें, ये देश सतत रूप से एक दूसरे से लड़ते रहें अपने समाज के अंदर। और दुर्भाग्य से राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ अलगाववादी आंदोलनों का भी बाहुल्य इन देशों में देखा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में आंतरिक संघर्ष की चिंता होती है, आंतरिक सैन्य संघर्ष की चिंता रहती है, लेकिन विकसित देशों में नहीं। पहला अंतर, तीसरी दुनिया के देशों में अलगाववादी आंदोलन की प्रचुरता रहती है, विकसित देशों में मजबूत एक राष्ट्र होने की परंपरा चली है, जिसका उदाहरण सोवियत संघ और अमेरिका है, जिसका मैंने दिया। तीसरी दुनिया के देश अपने पड़ोसी देशों के हमले की शंका में हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं और इसके कारण उनके बीच सीमा रेखा अथवा कोई अन्य कारण हो सकता है, जबकि विकसित देशों के सामने ऐसे कोई खतरा नहीं। कुल मिला तो हम ये देखते हैं कि विकसित देशों के खतरे, जिसके लिए सुरक्षा के इंतज़ाम करना है, समुचित सुरक्षा का, और अविकसित देशों के खतरे अलग अलग हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। सुरक्षा दोनों को चाहिए, लेकिन सुरक्षा की प्राथमिकताएं कुछ अलग हैं क्योंकि उनके खतरे अलग हैं। तो अब हम आते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा पे। अभी तक हमने जो दो धारणाएं थी, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा, इसमें पारंपरिक धारणा पर विस्तार से चर्चा कर ली और ये जानने की कोशिश की कि पारंपरिक धारणा के तहत देश, विश्व के विभिन्न देश किस तरह अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो बताया गया वह पारंपरिक तरीके में, जिसमें बाहरी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई और क्यों हुई, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपारंपरिक धारणा पर। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में संक्षिप्त में अध्याय के प्रारंभ में जिक्र कर दिया गया था और ये बताया गया था कि अपारंपरिक धारणा के तहत सीमाओं की सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं, युद्ध आदि से इसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि वैश्विक समस्या के रूप में जो समस्याएं सामने आई हैं उससे सुरक्षा अपारंपरिक धारणा कहलाती है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का संबंध सिर्फ सैन्य खतरों से नहीं है, इसमें मानवीय तत्व जुड़ा हुआ है। इसमें मानवीय तत्व पर चोट करने वाले खतरे और आशंकाओं को शामिल किया गया है। सैन्य खतरे बनाम मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले तत्व, ये दो अंतर आपको स्पष्ट समझ लेना होगा। सैन्य खतरों का जिक्र पारंपरिक सुरक्षा में आता है। अब हम गैर पारंपरिक, दूसरे शब्दों में गैर सैन्य खतरों की बात करें तो क्या है इसके मायने। और इसीलिए सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है
वो ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मानवीय मूल्यों पर, मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले खतरे बढ़ गए हैं। और इसीलिए अपारंपरिक धारणा भी अब ज़्यादा जोर पकड़ रही है। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि सुरक्षा जो है वो सिर्फ राज्य ही नहीं, केवल राज्य के लिए सुरक्षा जरूरी नहीं, या केवल राज्य की सुरक्षा जरूरी नहीं, बल्कि अब जरूरत है मानवता को सुरक्षित रखने की, समूची मानवता को सुरक्षित रखने की, अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने की नहीं, अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने की नहीं, बल्कि मानवता को सुरक्षित रखने की चिंता और उसके प्रयास अपरंपरागत धारणा में का हिस्सा हैं। इसी कारण सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उसको पूरी तरह से यदि बोलें तो वह मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा, उसे हम कह सकते हैं। पारंपरिक धारणा में सीमाओं की रक्षा या राज्य की रक्षा, अपारंपरिक धारणा में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवता की रक्षा मुख्य बिंदु है। अब ये मानवता की रक्षा क्या है? मानवता की रक्षा का विचार जो है वो राज्यों की सुरक्षा से कहीं बड़ा है। जनता की रक्षा बनाम राज्यों की रक्षा, उसमें जनता की रक्षा को अब ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। परंपरागत माने सैन्य सुरक्षा, गैर परंपरागत या अपरंपरागत अर्थात दूसरे ढंग की सुरक्षाएं जिसका हमने जिक्र किया। उसी प्रकार मानवता की सुरक्षा अपरंपरागत, राज्यों की सुरक्षा परंपरागत, उसी प्रकार जनता की सुरक्षा अपरंपरागत और राज्य की सुरक्षा परंपरागत। अब जनता की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चली है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा वास्तव में देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं। जनता की सुरक्षा के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं, और राज्य की सुरक्षा नहीं है तो जनता अपने को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसीलिए विचारकों का कहना है कि ऐसा अलग अलग कंपार्टमेंट करके हम सुरक्षा के मामले का निराकरण, समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। जरूरी ये है कि इन्हें हमें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखें, और ये पूरक होते भी हैं। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। राज्य सुरक्षित, पर जरूरी नहीं कि जनता सुरक्षित। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही सुरक्षा की एक बहुत जरूरी शर्त है, लेकिन क्या इतने भर से काम हो जाएगा? इतने भर से क्या हम सरकार के दायित्व को पूर्ण रूपेण मान सकते हैं? सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा विदेशी हमले से बचाव के प्रयास के तहत क्या हम यह व्यवस्था को पर्याप्त माने? सच्चाई तो ये है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी हमलों से मारे गए, उससे कई गुना ज़्यादा लोग तो अपनी ही सरकारों के हाथ मारे गए। और ऐसी नौबत कब आती है? आंतरिक खतरों के कारण, जिसमें सिविल वॉर शामिल है और इस अन्य तरह के मुद्दे, खतरे शामिल हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं। इस बात को हमें याद रखना होगा कि अपनी ही सरकार या अपने ही देश के अंदर बिना बाहरी युद्ध के मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना ज़्यादा है बशर्ते युद्ध के। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अन्य जितने युद्ध हुए,
इसमें भी बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, लेकिन उससे कहीं बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या में देश के अंदर के सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लोग मारे जाते हैं अपनी ही सरकारों के द्वारा। जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को गोलियां चलानी पड़ती है, जब आतंकवादी गतिविधि के नाम से सेना को गोलियां चलानी पड़ती है, जब दंगाइयों पर सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर हिंसा भड़कती है, तब गोलियां चलानी पड़ती हैं, उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। तो बात है मानवता की सुरक्षा की, मानवता की सुरक्षा की, सीमा की सुरक्षा की नहीं। ये अपरंपरागत सुरक्षा या सुरक्षा का अपरंपरागत उसकी धारणा है। मानवता की सुरक्षा की बात यदि हम करें तो विद्वानों का कहना है कि मानवता की सुरक्षा में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा प्राइमरी। बहरहाल इस बात पर बहुत मतभेद है विद्वानों में कि ऐसे कौन कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। इस बात पे सब सहमत हैं कि मानवता की रक्षा का अर्थ व्यक्तियों की रक्षा, लेकिन व्यक्तियों की रक्षा किन किन मामलों में? एक्सीडेंट से, जैसा मैंने पूर्व में कहा, चर्चा की थी, ऐसे संभावित खतरों से जिसके लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है और किसी अन्य का कुछ उससे ताल्लुकात नहीं है। चोरी चपाटी से, उससे सुरक्षा देना सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा में नहीं आता। इसके तहत विद्वानों का तर्क है कि इसकी सूची में मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेते हुए हमें अकाल, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी और अन्य तरह की जो समस्याएं आती हैं उसे जोड़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध और जनसंहार और आतंकवाद का साथ, या युद्ध, नरसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, भूखमरी और प्राकृतिक आपदा के भेंट चढ़ जाते हैं। और इसलिए इन विद्वानों का कहना है कि अपरंपरागत धारणा में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को प्राथमिकता दी जाए। मानवता की सुरक्षा के यदि हम सबसे व्यापकतम अर्थ को लें तो आर्थिक सुरक्षा भी और मानवीय गरिमा की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। अर्थात मानवता की शारीरिक सुरक्षा तो है ही शामिल इसमें, व्यक्ति की सुरक्षा तो है ही इसमें शामिल। इसके अलावा यदि हम अपरंपरागत धारणा को और विस्तारित करें तो उसके अंतर्गत हम मानव के गरिमा की सुरक्षा, मानव के आर्थिक सुरक्षा को भी शामिल कर सकते हैं। अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति, यही तो मानवता की सुरक्षा है। आप ये तीनों चारों बिंदुओं को देखें जिसमें शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, गरिमा की सुरक्षा की बात की गई है, तो इसको हम संक्षिप्त में कह सकते हैं अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति, यही मानवता की सुरक्षा है। संक्षिप्त में हम अब समझ गए अच्छी तरह कि किस प्रकार अपरंपरागत धारणा सुरक्षा संबंधी परंपरागत धारणा से कैसे अलग है और दोनों में अंतर क्या है। विश्वव्यापी खतरे जो मंडरा रहे हैं, जिसमें वैश्विक तापमान की वृद्धि शामिल है, वातावरण, बदलता हुआ वातावरण शामिल है, पर्यावरण शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इसमें है, एड्स है,
उसके बाद बर्ड्स फ्लू है, कोरोना है और अन्य तरह की जो महामारियां आ रही हैं, ये सब विश्वव्यापी खतरों में आते हैं। और इन खतरों के बढ़ते हुए प्रकोप का ही परिणाम था कि 1990 आते आते विश्व सुरक्षा की धारणा ज़्यादा जोर पकड़ने लगती है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम विश्व सुरक्षा में विश्व सुरक्षा को 1990 के आते आते ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी। अर्थात 1990 के आते आते हम देखते हैं कि संभवतः ऐसी समस्याएं बढ़ती चली गईं जिन्हें अभी मैंने बताया, महामारी और अकाल और इन सब के रूप में। इन बढ़ती समस्याओं ने लोगों का ध्यान तो खींचा, लोगों को विचार करने पर मजबूर किया और अंत में ये निष्कर्ष निकला कि ये समस्याएं विश्व समस्याएं हैं। वास्तव में इन विश्व समस्याओं से सुरक्षा हमारा आने वाले वर्षों का असली मुद्दा होना चाहिए। और इसीलिए 1990 के दशक के बाद से विश्व सुरक्षा की धारणा का उदय होता है और दिनों दिन वो विस्तृत होते जाती है।